क्या पढ़ा रहे थे? ओके। तो हम लोग का मेन टॉपिक था कार्टेशियन सिस्टम, राइट? आप में से एनीवन जिनका बिल्कुल फर्स्ट क्लास है? फर्स्ट क्लास है। थोड़ा पहले से वेक्टर तो पढ़े होंगे। ओके। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम क्या है? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आई कैप, राइट? पॉजिटिव वाई एक्सिस जे कैप। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप इन माइंड कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सिर्फ आने और जाने से नहीं होगा, बिकॉज क्लास इज सो मच इंटेंस। यस, हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, ये पूरा प्रोविज़न है और 1% भी जो जैसे यहाँ पे जो सेंटर पे आके क्लास कर रहे हैं या ऑनलाइन है, तो 1% फ़र्क तो दिखेगा ही नहीं। जो यहाँ पढ़ाएंगे वही तो आपके पास जाएगा ऑनलाइन में। लेकिन ऑनलाइन भी जो बच्चे क्लास करते हैं, थोड़ा भी अगर डाउट होता है तो प्लीज़ मुझसे बात कीजिए, अदरवाइज़ इसका लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फिर इसको हटा के बात पढ़ाऊँगा। आप बात क्या कीजिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम रहेगा तो। चलिए स्टूडेंट, तो मेरा मेन हेडिंग चल रहा है कार्टेशियन सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिजिक्स में 90% काम तो इसी से करना है, कार्टेशियन सिस्टम से ही, राइट? लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किसी भी वेक्टर का हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। एक मिनट, पहले इनसे भी तो पूछ लेते हैं। हाउ मेनी बोला कीजिएगा, कोई बात नहीं है, सब लोग हम लोग एक ही हैं, एक ही लेवल पर सब हैं। तो कोई पूछेगा किसी भी वेक्टर का कितना कंपोनेंट, सब लोग बोल रहे हैं इसलिए आप बोल रहे हैं, आप जो जान रहे हो बोल रहे हो। आप हाँ, एक बार इन लोगों से पूछते हैं, मतलब आप क्या जानते हैं, हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर? कुछ नहीं। 11th 12th में तो ये सब था, पहला ही चैप्टर है वेक्टर, राइट? थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए ना 11th में। कहाँ से आए हैं? अरुणाचल? अब कोई बात नहीं है, थोड़ा एफर्ट लगाइए, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। कट ऑफ कम रहता है आपका, राइट? बायो ठीक रखिएगा, बायो और केमिस्ट्री से सिलेक्शन हो जाएगा। अब फिजिक्स थोड़ा सब्जेक्ट 2.5 भी रहता है ना, तब भी सिलेक्शन हो जाता है। 2.5 तो 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छा रखें, थर्ड सब्जेक्ट थोड़ा भी रहने से हो जाएगा। अब थोड़ा का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल गायब कर दें, मतलब थर्ड सब्जेक्ट थोड़ा अच्छा रखने का मतलब कि 45 में से कम से कम यू हैव द गट्स कि कम से कम 20+ में जाइए, बिकॉज थोड़ा थोड़ा मार्क्स एक्यूमुलेट होकर बड़ा मार्क्स दिखेगा। कुछ बच्चों का रहता है कि फिजिक्स से गिव अप कर देते हैं, मेडिकल वाले, नहीं सिलेक्शन हो पाएगा। खासकर जनरल कैटेगरी तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा भाई। जो सीन अभी है, पहले 2010 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 2010 में 400+ में 420 तक 410 तक MBBS मिलना स्टार्ट होता था, राइट? और कुछ दिनों में पोटेंशियल मास का एनर्जी लेवल बढ़ गया है। अब नहीं लगता है कि 480+ जाने के बाद कुछ संभावना है जनरल का 500+ में जाना पड़ेगा। तब इसका मतलब है कि पहले होता था किसके अकॉर्डिंग, CEE के अकॉर्डिंग मेडिकल सिलेक्शन, अब हो गया नीट के अकॉर्डिंग। अब नीट में है कि सारे बच्चे पढ़ना भी स्टार्ट कर दिए हैं, लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तरीका पता चल गया है। तो पिछले 10 साल का मतलब कुछ दिन में 11 साल होने 12-13 साल होने जा रहा है मेरा, तो 12 साल एक दशक कहलाता है, एक डिकेड नहीं। तो उसमें चीज़ें चेंज एक्चुअली होता है, देखते नहीं हम लोग बोलते हैं जनरेशन गैप। ऑब्वियसली आपका सोचने मेरे सोचने में फ़र्क बहुत रहेगा। मैं कितना भी आपको इम्पोज करूँ तो आपका लाइफ स्टाइल, आपका सोचने का तरीका, मेरे सोचने का तरीका में आसमान ज़मीन का डिफरेंस है। मैं भी उसी लेवल से सोचता हूँ, बट चीज़ें ये है कि कुछ चीज़ें नहीं बदलता है। चाहकर भी आप DNA का भी स्ट्रक्चर आप अलग ड्रॉ कर सकते हैं खुद से, नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा, राइट? तो जो बेसिक साइंस है ना, इतने सारे लोग बोलते रहते हैं सर पैटर्न चेंज हो गया, क्वेश्चन ऐसे आएगा।
मेरा कहना है कि न्यूटन थर्ड लॉ चेंज अभी नहीं हुआ है, राइट। बेसिक साइंस चेंज होगा नहीं होगा, तो कॉन्सेप्ट तो वही क्लियर करना पड़ेगा आपको। इसलिए बेटर है कि अपने आप को जितना जल्दी हो सके समझा लीजिए और अपना एक कैटलिस्ट का रूटीन मिल गया है, उसके अकॉर्डिंग अपना घर पे पढ़ने का रूटीन बनाइए। ऐसा नहीं कि पीजी में पहुँचे और प्लस बैड कंपनी से सब लोग बचें। बैड कंपनी इन द सेंस कि बहुत लोग जैसे बाहर से जो बच्चे आते हैं पीजी में रहते हैं, मैं भी घर से बाहर रहकर अकेले ही पढ़ा हूँ बैचलर लाइफ में, तो उसमें बहुत सारे लोग आएंगे अलग अलग फैमिली से। कुछ कल बोलेंगे चलो आज पार्टी कर लेते हैं, चलो आज मूवी चल देते हैं, चलो आज सिटी सेंटर घूम के आ जाते हैं, राइट। थोड़ा वहाँ पे वन आवर टाइम स्पेंड करते हैं। ये सब से बचिए, टाइम निकल जाएगा। ये सब सारा काम कीजिएगा एग्ज़ाम वगैरह देकर, जिस पर्पज़ के लिए आप यहाँ पे आए हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट ये रहता है ना कि बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है जब बाहर निकलिएगा, दूसरा लोग घूमेगा और आप नहीं घूमिएगा, आप डायरेक्ट पीडी में जाकर रूम बंद करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। बट मेन पर्पज़ वही है। तो मैं भी तो निकलता हूँ तो देखता हूँ कि बाकी लोग अपना लाइफ लेवाइस लाइफ जी रहे हैं, जब उसके अंदर जाइएगा ना तो बड़ा ख़राब स्टोरी है। इसलिए आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत तरीके से कर रहे हैं। एनीवे, तो स्टूडेंट सबसे पहले आज हम लोग समझते हैं कि मैंने बताया था पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन में कि किसी भी वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट होता है, बट कार्टेशियन सिस्टम में 3 कंपोनेंट होता है। बट ऐसे कोई पूछेगा कि किसी भी वेक्टर का हाउ मेनी कंपोनेंट, देन हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आर पॉसिबल, इनफाइनाइट कंपोनेंट। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि इनफाइनाइट कंपोनेंट होता है तो इनफाइनाइट कंपोनेंट ब्रेक करने का मैथमेटिकल फार्मूला भी दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन सबसे पहले सर वेक्टर का मतलब क्या है? तो एक्चुअल में वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये मेरा हेडिंग है, ठीक है। इसके अंदर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो सपोज करें कि मेरा ये वेक्टर है और हम लोग क्या बोले हैं कि किसी भी वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकता है, करेक्ट। इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में मुझे रिक्वायरमेंट होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का प्रॉब्लम बना रहे हैं और टीचर बोलेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में बोला जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इसका बहुत यूज करूंगा। तो जिस डायरेक्शन में बोला जाएगा मतलब उस डायरेक्शन में हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, उस डायरेक्शन में हम लोग। अदरवाइज होता क्या है ना कि मान लेते हैं कि ये तो बहुत आसान सा एक प्रॉब्लम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सब लोग को पता होगा। और जब बच्चे को बोलते हैं कि mg का कंपोनेंट, तो वो सिर्फ सोचते हैं कि ये होगा और ये होगा। एग्री? मेरी मर्जी है ना, मैंने इस ब्लॉक का एक्सेशन इस डायरेक्शन में पूछा, ये तो मेरा क्वेश्चन पूछने का मर्जी पे है। तो मैं इस ब्लॉक का एक्सेशन इस डायरेक्शन में पूछूंगा तो सारे फोर्स का कंपोनेंट किधर ब्रेक कीजिएगा? इस डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में एक्सेशन चाहिए फोर्स का कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में, राइट। इसका मतलब ये जो पॉइंट हम लोग पढ़ के रखे हैं, या अदरवाइज होगा क्या कि इस ब्लॉक का जनरली बच्चे क्या हैबिचुएटेड हैं कि या तो इधर ब्रेक करेंगे नहीं तो इधर ब्रेक करेंगे। टीचर भी वैसे ही सिखाते हैं। मुझे चाहिए एक्सलेशन, ये पूछा हुआ है 2012 में जेईई मेन में पूछा हुआ है कि इस ब्लॉक का एक्सेशन इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ब्लॉक का एक्सेशन इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन पूछ रहे हैं, तो सारे फोर्स का कंपोनेंट किधर ब्रेक करेंगे? वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाँ, उसमें एक बचने का रास्ता है, या तो सारे फोर्स का कंपोनेंट को वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक कीजिए, या नहीं तो इस ब्लॉक का एक्सेशन डाउन अलोंग द इंक्लाइन निकाल कर एक्सेशन का कंपोनेंट निकाल लीजिए वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों सेम आंसर रहेगा, समझ गए? एनीवे, तो मान लेते हैं स्टूडेंट कि मेरा कोई रैंडम डायरेक्शन है, मुझे इस डायरेक्शन का नाम नहीं पता है। इस डायरेक्शन होता है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, राइट। ये कोई मेरा आर्बिट्रेरी डायरेक्शन जिसका नाम मैंने ई दे दिया। मेरा ये रिक्वायरमेंट है, इस डायरेक्शन में इस वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए, राइट। तो कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि इसको ऐसा एक स्टिक मान लीजिए और इसके ऊपर से एक लाइट डालते हैं तो उसका शैडो कैसा नजर आएगा, बाद में इसका शॉर्टकट बता दूंगा। तो इसका रे ऑफ लाइट डालेंगे, मतलब एक्चुअल मीनिंग क्या एक्चुअली होता है। तो सर इस पर अगर रे ऑफ लाइट डालेंगे तो इसका शैडो ए बनेगा। एग्री ना?
इसका शैडो अगर यहाँ से डालेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो ये जो शैडो बन रहा है यहाँ से यहाँ तक जो नज़र आ रहा है वही मेरा इस वेक्टर का कंपोनेंट है, वही मेरा इस वेक्टर क्या है। तो नेक्स्ट टाइम कि सर एग्जाम हॉल में क्या टॉर्च जलाते रहेंगे, ये तो एक समझाने का तरीका हुआ, राइट, एज ए टीचर। लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका है, मैथमेटिकल फार्मूला नहीं दे रहे हैं अभी, मैथमेटिकल फार्मूला तो हम लोग को मिल ही जाएगा, बट इसका शॉर्टकट तरीका है कि जिस वेक्टर का जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए बोलेंगे उस वेक्टर का हेड से, कहाँ से, उस वेक्टर के हेड से उस डायरेक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। जहाँ पे मान लेते हैं ए है ओ पी, तो जहाँ पी से इस लाइन पे जिसके अलोंग आपको ड्रॉ करना, कंपोनेंट ब्रेक करना है, और जहाँ पे परपेंडिकुलर आके फॉल करेगा वहाँ से इस पॉइंट को, इसके टेल को यहाँ से मिला देना है, और यहाँ पे हेड रख दीजिएगा, यहाँ पे टेल रख दीजिएगा। तो ये जो ओ ए है वो क्या है, ओ ए को क्या पढ़ेंगे, ओ ए इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ पी, इज इट राइट। ओ ए इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ओ पी। इतना आसान था डायग्राम रिप्रेजेंट करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मेरा रिक्वायरमेंट इस डायरेक्शन में है, तब क्या कीजिएगा, सेम बात, इसके हेड से इस डायरेक्शन पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो ओबी को क्या बोलिएगा, ओबी इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग E1। अब आपकी मर्जी है ना, आपको इस डायरेक्शन में चाहिए, देन इसको E2 बोलेंगे। तो इस तरह का कितना डायरेक्शन आप ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। तो हर केस में सेम काम करना है, इसके हेड से उस डायरेक्शन पे क्या करना है, एक डायग्राम रिप्रेजेंट करने का तरीका सिखा रहा हूँ, कोई मैथमेटिकल अभी फॉर्मूला नहीं दिया हो, राइट। क्योंकि आपको नॉलेज रहना चाहिए, तो हम लोग को प्रॉपर जानना चाहिए ना, क्योंकि कंपोनेंट तो इतना इंपॉर्टेंट है। पूरे फिजिक्स में ऑल द टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट तो पूछा जाएगा क्लास 12th में, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर, ये जो ओ सी मिलेगा वो मेरा क्या रहेगा, ओ सी इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग विच डायरेक्शन, E2 डायरेक्शन। तो यहाँ से तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि इनफाइनाइट कंपोनेंट पॉसिबल है, करेक्ट ना। तो हम लोगों को जिस डायरेक्शन में भी रिक्वायरमेंट रहेगा हम लोग उस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। ड्रॉ कीजिए डायग्राम, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे परपेंडिकुलर फॉल करेगा वहाँ पे उस कंपोनेंट का हेड रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, इस ओरिजिनल वेक्टर के जो टेल है वहाँ पे उसका टेल रहेगा, इज इट राइट। दिस एस कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को हम तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग दिस डायरेक्शन। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग डायरेक्शन ई इज ऑल्सो नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग डायरेक्शन ई, बोथ आर द सेम मीनिंग। स्टूडेंट केमिस्ट्री क्लास में मुझे सब लोग याद दिलाइएगा, मैथमेटिकल टूल मैं भूल जा रहा हूँ भेजने के लिए, ठीक है। आप लोग को हर क्लास का वीडियो ग्रुप में मिल रहा है, ओके। इसको हटाएं। अब लिखिए, कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन, कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2 डायमेंशन। Cartesian component of a vector in 2 dimension। पहले डिफरेंशियल लिखिए, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, 2 को क्रॉस कर दीजिए, हटा दीजिए, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस जनरलाइज और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 3 डायमेंशन भी तो हो सकता है।
mutually perpendicular component of a vector are called rectangular component of a vector are called rectangular component of a vector or Cartesian component of a vector. Rectangular component of a vector or Cartesian component of a vector. यहाँ देखिए, हो गया ना। लेकिन मान लेते हैं ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, करेक्ट है एवरीवन? ध्यान से देखना है। और ये मेरा वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि मेरा वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट तो पहचान जाएंगे। तो मैंने बोला कि इस वेक्टर ए का मुझे कंपोनेंट चाहिए अलोंग एक्स एक्सिस। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए अलोंग क्या करना है? वेरी गुड, एग्री। तो ए यहाँ पे अगर ए ओ है, ए पी है, तो ओ ए क्या रहेगा? ओ ए इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। अब मुझे चाहिए कंपोनेंट अलोंग बाई एक्सिस, तब क्या करेंगे? एक पॉइंट को बी कर दी। तो ओ बी क्या है? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग। अच्छा बताइए, किसी वेक्टर को अगर या किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, वेक्टर विल नॉट चेंज इट, राइट? तो अगर मैं ओ बी को पैरेलली शिफ्ट कर दें, यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, तो ए लेंथ और ए लेंथ डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? इसका मतलब क्या आप बोल सकते हैं कि वेक्टर ओ बी और वेक्टर ए पी डिफरेंट वेक्टर है या सेम वेक्टर है? दो वेक्टर का इक्वल होने का क्राइटेरिया या कंडीशन क्या है? कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहे और डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओ बी? पॉजिटिव वाई एक्सिस। उसका डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? यूनिट वेक्टर। इसके लिए डायरेक्शन बताइएगा तो क्या बताइएगा? लगाइएगा जे प्लस जे। इसके लिए डायरेक्शन बताएंगे तो क्या लगाएंगे? बोलिए भाई, कल तो सिखाए थे पिछले क्लास में। तो इसका भी डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका यूनिट वेक्टर। तो इसके लिए डायरेक्शन का रिप्रेजेंट कौन रहेगा? इसके लिए प्लस जे लगाएंगे। इसके लिए क्या लगाएंगे? प्लस जे ही लगाएंगे, एग्री ना? प्लस जे का मतलब नहीं कि ऑलवेज बाई एक्सिस पे ही रहेगा, अलोंग द बाई एक्सिस बोलते हैं। या अलोंग द बाई एक्सिस मतलब बाई एक्सिस पे एग्जैक्टली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, करेक्ट? चलिए स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे बताइए कि ट्रायंगल और ए एंगल है मेरा थीटा। थीटा कौन सा एंगल है? यस, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे थीटा का ही सबसे बड़ा रोल रहेगा। मतलब थीटा को जानना 5 स्टार है। तो यहाँ पे ये जो थीटा लेंगे, तो इस थीटा को हम लोग ऑलवेज ऐसे लिखवा देते हैं कि थीटा इज द एंगल टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूविंग एंटी क्लॉकवाइज अप टू योर गिवन वेक्टर। थीटा इज द एंगल टेकन फ्रॉम वेयर? पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ तक जाना है? उस वेक्टर तक, राइट? तो ट्रायंगल ओ ए पी में, ट्रायंगल ओ ए पी, एग्री? कौन सा दो वेक्टर एक ऑर्डर में है? क्या ट्रायंगल ओ ए पी में हम लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर लिख सकते हैं? तो ए वेक्टर और ए वेक्टर एक ऑर्डर में है। और ए वेक्टर, तो क्या इस वेक्टर और इस वेक्टर को इसका रिजल्टेंट बोल सकते हैं? तो सर बिल्कुल बोल सकते हैं। इसी से तो ये दोनों बना है। इन एक किससे बना है? इससे और इससे बना है। तो जिससे जो चीज़ें बनता है उसको कंपोनेंट बोलते हैं, राइट?
बट इज इट कंपलसरी कि इसका सिर्फ 2 ही कंपोनेंट रहेगा? नहीं सर, और भी हो सकता था, बट हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम में आप काम करना स्टार्ट कर दिया है। और कार्टेशियन सिस्टम में 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है? वैसा 2 कंपोनेंट जो आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। तो एक कंपोनेंट और एक कंपोनेंट क्या आपस में परपेंडिकुलर है? एक है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दूसरा है क्या अलॉन्ग, इसको हम लोग कार्टेशियन कंपोनेंट बोल सकते हैं। इज इट राइट? तो क्या यहाँ पे बोल सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू ओ ए अब प्लस ए पी? इज इट राइट ना? यस। और ये जो आप लिख दिए कौन सा लॉ से? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे माइन्यूटली ऑब्जर्व करें स्टूडेंट, वेक्टर का डिफिनेशन क्या है? वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो, राइट? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट किसी वेक्टर में मॉडुलस लगा देते हैं तो उसका क्या बताता है? मैग्नीट्यूड। तो इसको लिखने के लिए मैंने मैग्नीट्यूड लिखा, और इसके लिए डायरेक्शन क्या दें? ओए के लिए यस आई कैप। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट क्या इसके बदले इतना ऐसे लिख सकते हैं जहाँ पे ए क्या है? ये लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा? लेंथ, मैग्नीट्यूड, और साथ में एक डायरेक्शन भी तो दे दिए, तो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब दिस वेक्टर कैन ऑल्सो रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, करेक्ट? क्या वैसे ही ए पी इक्वल टू क्या ये लिख सकते हैं? ए पी का मैग्नीट्यूड जे कैप, ओ ए का मैग्नीट्यूड। जैसे ही मॉडुलस लगाइएगा मतलब वो सिर्फ उस एरो का लेंथ को बता रहा है, आई अब प्लस ए पी का मैग्नीट्यूड जे। एग्री? करेक्ट? ओके एवरीवन। साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा? ए पी बाई ओ पी। देन ए पी इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्या ए साइन थीटा लिख दे? एग्री ना? और कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? ओ ए बाई ओ पी। देन ओ ए इक्वल टू क्या लिखिएगा? सर ए कॉस थीटा लिख देंगे। क्या आप ए पी और ओ ए के बदले इस टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो और इस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, देन वेक्टर ए इक्वल टू व्हाट? सर ए कॉस थीटा आई कैप अब प्लस बोलिए ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है एवरीवन? मतलब इसके बदले क्या हम लोग इतना लिख सकते हैं? क्योंकि हम लोग को जो किसी भी वेक्टर कंपोनेंट कार्टेशियन सिस्टम में ड्रॉ करने के लिए दिया जाएगा तो ओ ए ओ पी तो नहीं दिया जाएगा, वही तो निकालना था। हम लोग को दिया जाएगा थीटा और ए। क्या दिया जाएगा? थीटा एंड ए दिया जाएगा। करेक्ट है ना? अब यहाँ पे देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आज पहले से जो अगर थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, एक्स कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट को आप कैसे पहचानते हैं? कोई भी वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है लाइक v इक्वल टू 2 माइनस आई अब प्लस 3j। अब मैं बोलूँगा इस वेलोसिटी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, क्या बोलिएगा? -2। मैं जानबूझ कैसे दिया था। इसका मतलब आज के बाद कोफिशिएंट ऑफ आई नॉट माइनस आई, कोफिशिएंट ऑफ आई को बोलेंगे आज के बाद एक्स कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर। इज इट राइट? लिखिए एक लाइन, माइनस आई नहीं, कोफिशिएंट ऑफ आई, कोफिशिएंट ऑफ प्लस आई इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट। इसको वर्ड में लिख लीजिए और बॉक्स में कर लीजिएगा, भूल जाइएगा बाद में।
कोफिशिएंट ऑफ आई इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। Similarly, coefficient of plus j is called bicomponent of given vector. Coefficient of I cap is called x component. Coefficient of j cap is called bicomponent. What about coefficient of k cap? लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए। ओके एवरीवन, यहाँ देखिएगा, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ आई कौन है? इसका और कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट का मतलब इसका एक्स, इसका मतलब इसको क्या पढ़ते हैं? कौन सा कंपोनेंट? जो यहाँ पे रहेगा ना वो उस वेक्टर का वो कंपोनेंट रहेगा। यहाँ पे एक्स है तो क्या बोलेगा? एक्स कंपोनेंट किसका? ऑफ वेक्टर ए। एंड दिस इक्वल टू क्या है सर? ए कॉस थीटा। क्या है? ए कॉस थीटा। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ जे क्या है? इसको पढ़ेंगे क्या? बाई कंपोनेंट, राइट। दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा दूसरे चैप्टर में। मैं वेक्टर इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कि मुझे वेक्टर चैप्टर फिनिश करना है। ऑलवेज कीप इन माइंड, वेक्टर पढ़ा रहे हैं क्योंकि मेरा लाइफ आसान रहे फिजिक्स में दूसरे चैप्टर में। अदरवाइज कंपोनेंट बच्चे को समझ में नहीं आता है, मैं रेस्ट मोशन में चलाते रह जाता हूँ या न्यूटन्स लॉ मोशन में, फ्रिक्शन में, राइट। क्योंकि जो मेरा आगे का फिजिक्स का अगर डेमो के लिए तो ज़रूर वीडियो भेजा जाता है कैटलिस्ट से, कुछ वीडियो भेजते हैं जब किसी को कॉल करवाते हैं रिसेप्शन से, राइट। तो उसमें अगर फिजिक्स का रेस्ट मोशन, न्यूटन्स लॉ मोशन का अगर वीडियो देखिएगा तो उसमें बहुत ही कार्टेशियन सिस्टम में काम किया हुआ है, जो रियल में जिस तरीके से फिजिक्स होता है। तो ए वाई को क्या बोलेंगे? बाई कंपोनेंट। और एक्स को क्या लिखेंगे? ए साइन थीटा। इसको बॉक्स में कीजिए। देखिए स्टूडेंट, नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि यहाँ पे आपके माइंड में रहेगा कि सर ये तो फार्मूला आपने डिराइव किया जब वेक्टर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अगर मेरा वेक्टर सेकंड या थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो फार्मूला इसी तरीके से नज़र आएगा या दूसरे फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा गेम है थीटा का। किसका? तो कार्टेशियन सिस्टम में एक्स और ए वाई के लिए अगर ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा इस फॉर्मेट में लिखते हैं, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा लिखते हैं इस फॉर्मेट में, आप जानते भी होंगे पहले से। तो इसमें सब बी केयरफुल अबाउट थीटा। इस फॉर्मेट में कॉस और साइन के फॉर्मेट में, किसमें? कॉस और एक फार्मूला देंगे जिसमें साइन नहीं रहेगा, सिर्फ कॉस चलेगा। बट इस फार्मूला में जिसमें कॉस और साइन के टर्म में अगर कंपोनेंट लिखते हैं 2 डायमेंशन में, नॉट फॉर 3 डायमेंशन, इन 2 डायमेंशन, तो थीटा को ये फार्मूला आपको तभी सही रिजल्ट देगा जब बी केयरफुल अबाउट थीटा। तो सर केयर क्या करना है? तो थीटा का केयर करना है कि इस कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए थीटा ऑलवेज टेकन फ्रॉम वेयर? पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ तक जाना है? गिवन वेक्टर तक जिसका कंपोनेंट लेना था, राइट। देखिए एक लाइन, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग बोलते रहते हैं बी केयरफुल अबाउट थीटा और केयर नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा बी केयरफुल अबाउट थीटा, नहीं तो कालिदास वाला हाल हो जाएगा। एक पेड़ पर बैठे हुए थे और जिधर बैठे थे उधर से ही काट रहे थे। एक उनका कहावत है, देखिए कितना महान महान लोग हो गए हैं। नहीं, कालिदास का पहले बोला जाता था महामूर्ख, उसके बाद महाकवि, मेघदूत का रचना कर दिया। वैसे ही आप लोग शायद नाम जानते होंगे वाल्मीकि मुनि, राइट, रामायण लिखती है, उनका भी सेम सा स्टोरी था। तो हम लोग क्या सोचते हैं, सिर्फ मोटिवेशनल लोग को नाम जानते हैं, मोटिवेट नहीं होते हैं।
थीटा टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूविंग कौन सा वाइज, एंटी क्लॉकवाइज अप टू योर गिवन वेक्टर। याद रहेगा ना? यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया? ओके, इस इक्वेशन को आप सेकेंड बोल दीजिए और इस इक्वेशन को थर्ड बोल दीजिए। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को स्क्वायर करें और ऐड करें, क्या मिलेगा? स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकेंड थर्ड एंड एडिंग, तो क्या लिख सकते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या कीजिएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या ए स्क्वायर कॉमन ले ले और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब सर ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, देन ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्लस माइनस लिख सकते हैं, लेकिन माइनस को रिजेक्ट करेंगे, वजह जिसके बदले आप लिख रहे हैं वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड था। इस फार्मूला में ये क्या था, क्या किए हैं? ये लेंथ के बदले लिए हैं। किसके बदले? लेंथ के बदले लिए थे। तो यहाँ पे जो ए है, ए वो है मैग्नीट्यूड, क्या है? ए ओपी का मॉडुलस था, लेंथ लिए थे ना। ट्राइंगल में साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या था? लेंथ था। दैट्स वाई यहाँ पे ए क्या है? ए ओपी का मैग्नीट्यूड था। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, राइट? एंड मैग्नीट्यूड नेवर बी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड नेवर बी, दैट्स वाई यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे, करेक्ट? तो इस फार्मूला का तो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। ए इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये लिखिए बॉक्स में कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या चाहिए? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में एक डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड हो सकता है कि मैं आपको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट बता दें, अतः पूछे रिजल्टेंट वेक्टर बताइए। तो एक्स कंपोनेंट मान लेते हैं कि आपको ऐसे बोल दें कि ए एक्स देखिए स्टूडेंट 4 है और ए वाई है 6, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इस वेक्टर का? तो आप ये फार्मूला लगा दीजिएगा। बट यहाँ से तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा ना, क्या रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा? तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे? डायरेक्शन के लिए सेकेंड को, तो डायरेक्शन, तो सर डायरेक्शन के लिए अगर मैं उस वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल बता दूं तो मेरा काम बन जाएगा किसी एक फिक्स डायरेक्शन के साथ। तो जनरली कार्टेशियन सिस्टम में खास करके 2 डायमेंशन में, कौन सा डायमेंशन? 2 डायमेंशन में। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे तो ऐसे लिखे थे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर यही मेरा वाई एक्सिस और जेड एक्सिस रहता तो फार्मूला डिफरेंट रहता या सेम रहता? तो भाई यहाँ के लिए सीख लिए हैं, इज इट कंपल्सरी कि 2 डायमेंशन ऑलवेज एक्स वाई प्लेन रहेगा? 2 डायमेंशन सिर्फ एक्स वाई प्लेन हो सकता है, बाई जेड प्लेन भी तो हो सकता है, राइट? प्लेन 2 लाइन को लेते हुए एक प्लेन इमेजिन कर सकते हैं, करेक्ट ना? तो बाई जेड प्लेन रहता तो नहीं रहता कि यहाँ पे एक्स का काम बाई और बाई का काम जेड करने लगा है। तो जिसको यहाँ पे आप एक्स माने हुए थे तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? ए वाई, और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? ए जेड। बट फार्मूला डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम ही रहेगा, एग्री ना? तो सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा? tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू कितना मिलेगा एवरीवन? ए वाई बाई ए एक्स, ए वाई बाई एक्स। डिवाइड करेंगे तो ए और ए आपस में क्या हो गया? कैंसिल। 1 मिनट, इसमें 3 स्टार लगाइए, इस फार्मूला का पावर ही लोग नहीं समझते हैं।
यहाँ जो थीटा है वो कौन सा थीटा है? सर यही वाला तो थीटा यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, कोई अलग थीटा ट्रांसफ़र हुआ या ये वाला थीटा है? ये वाला थीटा कौन सा थीटा था? ये वाला थीटा। इसका मतलब इस फार्मूला से जो थीटा मिलेगा, कौन सा फार्मूला से? tan थीटा इक्वल टू ए वाई बाई ए एक्स, ए वाई बाई ए एक्स। कितना बार तो आप लोग को निकालने के लिए आएगा भाई, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में ई वाई बाई ई एक्स, क्लास 12 में पहला ही चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया जाएगा, राइट। और tan थीटा इक्वल टू ई वाई बाई ई एक्स बोल रहे हैं, तो वहाँ तो अब तो समझ में आ जाएगा कि थीटा कहाँ से थीटा था, कहाँ का थीटा था? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, राइट। कैसे मूव करके? एंटी क्लॉक, कहाँ तक जाएंगे? रिजल्टेंट वेक्टर तक, इज इट राइट? तो हम लोग यहाँ समझते हैं, बट क्लास 12 पहुँचते पहुँचते फिर इसको भूल जाते हैं, बहुत लंबा टाइम हो जाता है। बट ए और ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट? सेम कॉन्सेप्ट है, समझ गए भाई। वेक्टर तो वेक्टर रहेगा ना, चैप्टर चेंज होने से वेक्टर चेंज हो गया, या वेक्टर का कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, राइट। तो tan थीटा इक्वल टू ए वाई बाई एक्स, ए वहाँ का थीटा था, ए कौन सा थीटा है? दिस थीटा। तो यहाँ से जो थीटा मिलेगा वो एक्चुअली पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया हुआ थीटा रहेगा। कहाँ का थीटा रहेगा? थीटा टेकन फ्रॉम वेयर? इसको तो 4-5 बार बोलना पड़ेगा आपको। थीटा टेकन फ्रॉम, बोल सकते हैं, आप लोग का भी रिकॉर्ड हो जाएगा आवाज़, ये वीडियो रहेगा ही, राइट। तो थीटा टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ तक जाएंगे? रिजल्टेंट वेक्टर, इज इट राइट? ओके, इसको हटाएं। किसका? हाँ, एंगल ऑफ मैग्नेटिक बात कर रहे हैं, हाँ, समथिंग लाइक इस टाइप का होता है। हाँ, ओ सॉरी, इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाई सेकेंड, इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाई सेकेंड, नॉट फर्स्ट। इसको क्या हम लोग बोले थे? इक्वेशन सेकेंड, सॉरी सेकेंड, अरे है, वेरी गुड, थर्ड। तो यहाँ ये समझ में आ गया है। तो जिसको भी बॉक्स में 3 बॉक्स 4 बॉक्स आपके सामने है, 4 बॉक्स को ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट ट्रिगोमेट्री का 4 या 5 फार्मूला का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होना स्टार्ट हो गया है, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हो सकता है तो इसको रट्टा मार लीजिएगा, राइट, बाद में कंप्लीट करने के बाद समझ लीजिएगा। ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं ना आप लोग, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा, वेरी गुड। और साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बोलिए भाई। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा भी क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ये सब क्लास 11th का ट्रिगोमेट्री में था, राइट। ओके एवरीवन, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। भार्गव इसको रट लेना है, समझ बाद में लेंगे, करेक्ट। कॉस 90 प्लस थीटा, वेरी गुड, माइनस साइन थीटा। कल सारा फार्मूला भार्गव से पूछेंगे, रम रट कराना है, समझना बात में, ठीक है। ओके स्टूडेंट, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, याद रहेगा एवरीवन। साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट? वेरी गुड। और साइन 180 प्लस थीटा, एकदम बिल्कुल रट लेना है। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, वेरी गुड। और कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा ही होता है। साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा।
साइन 360 माइनस थीटा साइन ही होगा, सॉरी माइनस साइन थीटा, और कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 360 माइनस थीटा यस। भार्गव इतना फार्मूला रट सकते हो आज से कल तक? 24 आवर का टाइम है, बोलना चाहिए हाँ सर हो जाएगा। तो कोई डाउट है? कितना फार्मूला है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सबको 10-10 बार लिख देंगे। वजह इसका इतना बड़ा रोल रहेगा, यू कांट इमेजिन। जिसको आप इतना लाइटली देख रहे हैं, अच्छा यही तो है, इसका एप्लीकेशन बहुत वास्ट रहेगा, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। ये हम लोग कब पढ़े होंगे? 10th क्लास में, एडवांस मैथ में। यस, तो वही तो बात है। कम से कम आप अपने जूनियर को सही से गाइड कर दीजिएगा। कोई सलाह लेगा ना तो उसको थोड़ा सा बोलिएगा कि CBSE इज़ फाइन बट एडवांस मैथ पढ़ो 10th क्लास में एटलीस्ट। 11th में जाने के बाद रिग्रेट फील नहीं होगा। अब यहाँ पे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। इसको ध्यान से देखते रहिएगा। यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यह है मेरा वेक्टर A1, यह है वेक्टर A2, यह है वेक्टर A3, यह है वेक्टर A4। बोलिए, मुझे सपोज कीजिए कि कल के डेट में मुझे इसका भी कंपोनेंट चाहिए, इसका भी कंपोनेंट चाहिए, इसका भी कंपोनेंट चाहिए, इसका भी कंपोनेंट चाहिए, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों चाहिए, करेक्ट। तो इसका कंपोनेंट निकालने के लिए एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट एक क्या चाहिए सर? इसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए। और क्या चाहिए आपको? एंगल। बट अभी जहाँ तक बताए हैं तो उसमें एंगल कहाँ से आपको चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इसका मतलब सर इसका A1 के लिए, किसके लिए? A1 के लिए यहाँ से ऐसे जाएंगे और यहाँ पर रुक जाएंगे और θ1, राइट। तो आपका वेक्टर A1 किस क्वाड्रेंट में है एवरीवन? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा रहेगा वो 0 से 90 के बीच में ही रहेगा। कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा? ये किस कंपोनेंट में है सर? किस क्वाड्रेंट में? सेकंड। तो इसके लिए कहाँ से एंगल लीजिएगा सर? यहाँ से ही लेकिन लेना है। कहाँ से? ऐसा नहीं कि शॉर्टकट ले लेंगे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो θ2 कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 90 से 180, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, लेकिन 90 से 180 के बीच में रहेगा। ये जो थीटा रहेगा उसका वैल्यू 90 से बड़ा, 180 से छोटा। और E3 के लिए कहाँ से? यहाँ से ही मेजर करना है, बट यहाँ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएंगे। ये रहेगा θ3। और इसके लिए एवरीवन सर ऐसे घूमिए और यहाँ तक आइए, राइट। तो अब बताइए, ये 4 डायग्राम से मैंने क्या ऑब्जर्व किया? 4 डायग्राम से हम लोग यहाँ पे इस कंक्लूजन में आए कि x = a cos थीटा और ay = a sin थीटा। x = a cos थीटा और ay = a sin थीटा। इस फार्मूला में थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? इस फार्मूला के लिए थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 0, मैक्सिमम 360। इस फार्मूला में जो थीटा रहेगा उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगा? अब इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते रहते हैं, सर आपने तो पढ़ाया था कि थीटा 0 से 180 लेंगे। भाई वो 2 वेक्टर के बीच का एंगल का बात किया था। यहाँ पे 2 वेक्टर का बीच का एंगल का बात कर रहे हैं या कंपोनेंट के लिए बात कर रहे हैं? इधर चीज़ों को खिचड़ी नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है। जहाँ पे जो बात बोले हैं उसी के लिए उसको समझिएगा।
यहाँ देखिए, तो ये समझ में आ गया है। यहाँ का जो थीटा है वो दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है, वहाँ भी मैं करेक्ट हूँ कि दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है 0 से 180। बट यहाँ जो थीटा है वो किस पर्पज़ के लिए है? फॉर रिजॉल्विंग। यहाँ देखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर या रिजॉल्विंग ऑफ ए वेक्टर, रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, रिजॉल्व ऑफ ए वेक्टर, इसका मतलब भी होता है कंपोनेंट लेना, राइट। तो एक्चुअल में यहाँ पे थीटा 0 से 360 के बीच में लाई करेगा इस फार्मूला के लिए। इस बॉक्स के लिए थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक रहेगा? तो सर 0 से 360 के बीच में मुझे थीटा का साइन का वैल्यू 0 से 360 के बीच में अगर निकालने आ जाएगा तो आप मास्टर हो गए कंपोनेंट निकालने का। कार्टेशियन सिस्टम में मतलब आपको 0 से 360 के बीच में साइन का कोई भी वैल्यू, लाइक 270 बोलते हैं, 300 बोलते हैं, तो हर एक वैल्यू अगर निकालने के लिए अगर आपको आ गया तो आप ये काम कर सकते हैं, कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। बट जनरल 9th या 10th क्लास तक हम लोग कहाँ तक सीखते हैं? 0 से 90 डिग्री का एंगल जानते हैं, साइन 0 जानते होंगे, उसके बाद क्या जानते हैं? बहुत हिम्मत करके साइन 30, साइन 45, साइन 60, और थोड़ा अगर बढ़ लिया एडवांस तो साइन 75 भी जान सकते हैं। 45 + 30 साइन A + B, अगर आप मैथ का स्टूडेंट हैं तो, और नहीं तो साइन 90, राइट। ये हो जाएगा ना? ये बात समझ में आ गया है? ओके, ये फॉर्मूला लिख लिए। सबसे ज़्यादा मैं इस सिस्टम का यूज़ करूँगा फिजिक्स में। कोई भी टीचर, इसका मतलब ये नहीं कि पैरेललोग्राम का यूज़ नहीं करेंगे, जहाँ पे जो सुविधा रहेगा, राइट। एक्चुअली वेक्टर को देखिएगा तो बहुत जगह पे मैथमेटिकल टूल में वेक्टर को काउंट करते हैं। ये टूल ही है, किस चीज़ के लिए? फिजिक्स को समझने के लिए, राइट। यहाँ देखिए एवरीवन, इसको देखते रहिएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। ये कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। ये कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। ये कौन सा? फोर्थ। और एक्स का वैल्यू क्या है एवरीवन? a cos theta, right? Now it is very very important to note that इसमें अगर आपसे कोई पूछेगा, इसको इस नज़रिए से देखिए, कोई पूछेगा कि ax प्लस होगा या माइनस होगा, इसका एक पॉजिटिव रहेगा, कंपोनेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। किसी भी वेक्टर का इट कंपलसरी कंपोनेंट ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज। तो वैसा कोई भी क्वांटिटी जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है उसको बोलते हैं अलजेब्राइक क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी? इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या है? एब्सोल्यूट क्वांटिटी है या अलजेब्राइक? एब्सोल्यूट का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये है अलजेब्राइक क्वांटिटी। बट इसका साइन डिपेंड्स ऑन व्हाट? एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, दो टर्म है, तो इसका साइन इस पर डिपेंड करेगा या इस पर डिपेंड करेगा? सर इस पर कैसे डिपेंड करेगा, ये तो मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब साइन ऑफ एक्स ओनली डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ कॉस थीटा, ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट? यस। इसका मतलब जैसा जैसा इसका साइन रहेगा वैसा वैसा इसका साइन रहेगा। समझे मैंने क्या बोला? साइन ऑफ एक्स, राइट, डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ कॉस थीटा। तो सर इसका मतलब तो सर आप बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा वहाँ पे एक्स पॉजिटिव रहेगा, और जहाँ जहाँ पे कॉस थीटा निगेटिव रहेगा वहाँ पे एक्स। इस पे क्यों डिपेंड किया? सर ये मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड नेवर बी नेगेटिव। बात समझे मेरा? लिखिए लिखिए। साइन ऑफ एक्स डिपेंड्स ऑन व्हाट? साइन ऑफ कॉस थीटा। ठीक है ना? तो क्या सिमिलरली ये नहीं बोल सकते हैं?
तो व्हाट अबाउट साइन ऑफ ए वाई, इज इट डिपेंड ऑन ए डिपेंड ऑन साइन ऑफ साइन थीटा। इस सेम बात को यहाँ लिखिए, साइन ऑफ ए वाई डिपेंड्स ऑन व्हाट। थोड़ा बहुत आप लोग भी बोला कीजिएगा भाई क्या प्रॉब्लम है, साइन ऑफ साइन थीटा। इसको हटाएं, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा एवरीवन। अरे तो आप लोग को पक्का पता होगा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे रहता है तो वैल्यू क्या रहता है, वर्टिकल एक्सिस का वैल्यू निगेटिव रहता है, राइट। और ग्राफ अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर रहेगा तो वर्टिकल एक्सिस का जो वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये इस ग्राफ को आज के बाद रट जाना है, क्यों होगा कैसे होगा बाद में। हम लोग फर्स्ट टाइम इसको रट गए थे कि कॉस थीटा का यही ग्राफ है 0 से 360 के बीच में। किसके बीच में, बाद में पढ़ा देंगे कि कॉस थीटा का ग्राफ होते रहता है वेव के जैसा, एग्री। अब क्यों ग्राफ होता है वो बाद में देखेंगे, अभी के लिए बस इतना ही जानिए। यहाँ पे है 90 डिग्री, कितना डिग्री, वेरी गुड। यहाँ पे है 270 और यहाँ पे कितना है, वेरी गुड। इस वाला पार्ट में यहाँ देखिए तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, किसका, कॉस थीटा का। और इस वाले पार्ट में यहाँ पे क्या 180 लिखे, इस वाले 0 से 90 के बीच में कॉस थीटा का साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये ग्राफ यही बता रहा है। और 90 से 180 के बीच में क्या रहेगा, कॉस थीटा का साइन निगेटिव। और 180 से 270 क्या रहेगा, निगेटिव। और 270 से 360 क्या रहेगा, वेरी गुड एवरीवन। अब इसको क्वाड्रेंट के साथ कोरिलेट कर लेते हैं, किसके साथ, और साथ में एक्स देखते रहेंगे। एक्स इक्वल टू क्या है, जल्दी से बोलते रहिए, ए कॉस थीटा, एग्री ना। और मैक्सिमम हम लोग को काम किस में करना रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, किस में, फर्स्ट में, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, एग्री, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट है ना। यहां देखिए, अगर मेरा वेक्टर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अगर मेरा वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो थीटा 0 से 90 के बीच में रहेगा। आप लोग बोलते रहिएगा भाई, अगर समझ में आता है तो रहेगा ना। तो कॉस थीटा का साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो एक्स भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, एग्री। और अगर आपका वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो थीटा क्या रहेगा, 90 से बड़ा रहेगा, 90 से तो पक्का बड़ा रहेगा, बट 180 से छोटा रहेगा। तब कॉस थीटा का साइन क्या रहेगा, निगेटिव। मतलब एक्स भी क्या रहेगा, डैम श्योर निगेटिव रहेगा। और अगर वेक्टर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तब भी थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब एंगल 180 से बड़ा और 270 से छोटा। ये लिखते रहिए आप लोग, इतना इंपॉर्टेंट बात लिखवा रहे हैं। सिर्फ सुनना नहीं है, सुनना भी है, लिखना भी और समझना भी है। पर लिखिए इसको,
बिल्कुल सेम स्टोरी है। बेसिक क्लियर नहीं रहेगा, नहीं कंप्लीट होगा। तो सब लोग को लगता है सर ने तो बेसिक बोला है, थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए बोले होंगे। बेसिक हम तो वो नहीं होता भाई, फाउंडेशन। किसी बिल्डिंग को देखते हैं रेडी अगर तैयार करते हैं तो जितना ऊपर देखते हैं उतना ही नीचे उसको दिया जाता है पिलर, राइट। किसी बिल्डिंग का रूल है, बिल्डिंग खड़ा होता है ना तो जितना कॉस्ट ऊपर की तरफ जाता है उस ऑलमोस्ट उतना ही कॉस्ट नीचे की तरफ रहता है। पूरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी बिल्डिंग बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मेन चीज़ को डायरेक्ट बड़ा प्रॉब्लम के लिए भागते रहते हैं। बड़ा प्रॉब्लम किसके बेसिस पे बनेगा वो भूल जाते हैं प्रॉपर। यहाँ देखिए तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, निगेटिव। व्हाट अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव। करेक्ट ना, वेरी गुड। अब यहाँ देखते रहिएगा, ए वाई के लिए क्या लिखते हैं, ए साइन थीटा। अब मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए कि साइन थीटा का यही ग्राफ होता है 0 से 360 डिग्री। ये है 0, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 और ये है 360। एग्री? बोलिए। 0 से 180 साइन का साइन पॉजिटिव रहेगा। इसका तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या रहेगा, निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। एग्री? करेक्ट है ना? हो गया एवरीवन? चलिए स्टूडेंट यहां देखिएगा। तो अब बताइए, यहां देखते रहिए और यहां आंसर देते रहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ए वाई का क्या रहेगा, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। ठीक है? यहां तक हो गया ना? करेक्ट? इसको हटाएं? ओके। फिर भी यहां देखना है सबको। लेट अस सपोज, अब यहां पे एक्स ऑलवेज क्या रहेगा भाई, एक्स और ए वाई क्या रहेगा, प्लस एंड प्लस। इसमें एक्स और ए वाई क्या रहेगा, माइनस प्लस। इसमें ए वाई और एक्स क्या रहेगा, एक्स और ए वाई क्या रहेगा, माइनस एंड माइनस। और इसमें एक्स ए वाई क्या रहेगा, प्लस एंड माइनस। एग्री? वहाँ देखे साइन बता दिया। अब एक बहुत अच्छा ट्रिक दूंगा, लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा साइन। यस, एक्चुअल में जो क्वाड्रेंट का साइन रहता है, क्या रहता है, ये तो पक्का जानते हो क्वाड्रेंट का साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, दोनों क्वाड्रेंट का प्लस। ये तो कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में। तो भाई जो क्वाड्रेंट का साइन रहता है वही कंपोनेंट का भी साइन रहता है। जो क्वाड्रेंट का साइन रहता है, तो अब मैं सिर्फ एक लाइन बोल दूंगा, आपको साइन नहीं भूल पाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का माइनस प्लस, माइनस एंड सॉरी प्लस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहता है साइन, प्लस एंड माइनस। किसका है सर, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का, राइट। तो जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का साइन रहता है वही करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का भी साइन रहेगा। बिल्कुल कहीं पे चेंज नहीं होगा, नॉट ए सिंगल जगह। ठीक है? तो देखिए, मैं अपने टाइम पे इसको ऐसे रट गया था कि जो एक्स और वाई का साइन रहता है वही करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का साइन रहता है, राइट। ऐसा क्यों, एक्स और वाई भी तो किसी का कंपोनेंट ही है, पोजीशन वेक्टर का। एक्स और वाई क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज ऑल्सो ए वेक्टर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर का बात कर रहे हैं, तो सारे वेक्टर का बात कर रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर इज ऑल्सो ए वेक्टर, और उसका एक्स कंपोनेंट एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कंपोनेंट
बाई कोऑर्डिनेट होता है। तो वहाँ से ही इसको याद कर लेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में जो कोऑर्डिनेट का साइन रहेगा वही करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का साइन होगा। ये इस बात का आपको कॉन्फिडेंस देगा कि कभी आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया और साइन निकाले, एक बार इससे क्रॉस चेक कर लिया कि आपका साइन सही है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या रहता है? माइनस प्लस। यहाँ पे क्या रहता था? माइनस माइनस। और यहाँ पे क्या रहता था? प्लस माइनस। समझ गए? इसलिए किसी भी आज के बाद किसी भी क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का साइन बताने के लिए सोचना है कंपोनेंट, सोचना है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का साइन। और जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का साइन रहेगा वही करस्पॉन्डिंग एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का वैल्यू नहीं साइन होगा। ठीक है, अब इसको एकदम बिल्कुल इसको भूल जाइए, रैंडम। अब तो आंख बंद करके बोल सकते हैं सर फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट साइन, फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर हाइड भी कर दिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट बोल सोचते ही बोल के आप सोचेगा अच्छा एक्स एंड वाई फोर्थ क्वाड्रेंट का, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो ये क्या रहेगा? एक्स पॉजिटिव एंड ए वाई नेगेटिव रहेगा। ये शॉर्टकट ट्रिक याद रहेगा, लिख लीजिए। हो जाएगा ना एवरीवन? ओके। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, सपोज कीजिए कि मैं आपको बोला कि साइन 225 का वैल्यू चाहिए। यहाँ देखिएगा, बाकी लोग को पता रहेगा साइन 225 का आपका साइन 225 रटा हुआ नहीं रहेगा, साइन 45 रटा हुआ रहेगा, राइट? तो साइन 225 का जब मैं वैल्यू आपसे पूछूंगा कितना का, तो सबसे पहले देखना है 225 किस क्वाड्रेंट में है। देखिए तो किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या रहेगा? नेगेटिव। ये तो श्योर हो गया, उतना भूल जाइए। आपको 12 फार्मूला दिया है ना, उसमें कौन सा फार्मूला, क्या इस साइन 225 को 180 प्लस 45 लिख सकते हैं? 180 प्लस, तो इस टर्म में ब्रेक कीजिएगा 90, 180, 360। किस टर्म में? 90, 360 या 180 के टर्म में ब्रेक करके जोड़ना या घटाना है। ठीक है, तो साइन 225 ऑल्सो रिटेन लाइक व्हाट? साइन 180 प्लस। और देखिए तो किसी फार्मूला पे सेट करता है, एक फार्मूला दिए होंगे भाई अभी। यस, साइन 180 प्लस, तो थीटा का काम ये कर रहा है। थीटा का काम कौन कर रहा है? 45 डिग्री। तो क्या इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 45? और बाकी तो कुछ नहीं रटे होंगे बचपन से, 45 तो पक्का रटे होंगे। तो साइन 45 का वैल्यू कितना? 1/√2। तो अब समझ में आ गया कि 0 से 360 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलिए, अगर आपसे बोलेंगे cos 315 का वैल्यू बताना है 315 डिग्री का, तो सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, cos 360 माइनस 45, 360 प्लस माइनस 45, ये भी कर सकते हैं, राइट? ऐसे इसका बहुत तरीका है, जैसे भी कीजिएगा आंसर तो सेम ही आना है, राइट? बट अभी बिगनर के लिए मैं एक और फार्मूला होता है, लेकिन उससे मैं बचने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, 270 के टर्म में। अब जान उसे क्यों लेंदी करेंगे? 180 के टर्म में भी बोल सकते हैं, बट 2 बार ब्रेक करना पड़ेगा। एनीवे, तो cos 315 के लिए cos 360 माइनस 45 ही लिखेंगे। इज इट राइट? और कितना हो जाएगा? cos 360 माइनस थीटा कितना होता है? प्लस cos थीटा होता है, राइट? वो 12 फार्मूला आपके पास रखिएगा, करेक्ट ना? cos 45 वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? 1/√2। अच्छा भार्गव, cos 120 का वैल्यू पूछेंगे तो क्या बोलिएगा? वेरी गुड, cos 180 माइनस 60। देखिए तो कोई फार्मूला है ऐसा cos 180 माइनस थीटा का? होगा, देखिएगा तो। ना बोल देते हैं, अभी जस्ट लिखवाए हैं फिर भी बोल रहे ना।
यहाँ देखिए ये सब फार्मूला पक्का रहेगा, 90 प्लस माइनस थीटा दोनों रहेगा, प्लस थीटा माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा दोनों रहेगा, और 360 प्लस माइनस थीटा दोनों रहेगा। इज इट राइट? चलिए कितना हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। तो क्या लिखें, और कॉस 60 का वैल्यू तो पता रहेगा, माइनस हाफ। अब ये सब वैल्यू इतना स्टैंडर्ड है कि हम लोग रटे हुए रहते हैं। आप भी कोई सजेस्ट करूँगा कि आप भी रट जाइए, निकालते भी हैं। अब इसमें से को आप बोलिएगा नहीं सर ऐसा भी तो कर सकते थे, 180 माइनस 60 करें या 90 प्लस 30, अलग बात है, सेम बात। तो 90 प्लस थीटा कोई फार्मूला है देखिए तो नहीं, उनको आप लोग पता है, उनको जरा सब पुल करना पड़ेगा। 90 प्लस थीटा इक्वल टू व्हाट, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा माइनस साइन 30 डिग्री। और देखिए तो साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू तो भाई तो आपको रखना पड़ेगा, जीरो साइन 30 का वैल्यू कितना, कोई नहीं बचा पाएगा। इतना तो मैं होप कर सकता हूँ, एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये तो 9th क्लास में आता है, नहीं 9th या 10th में था, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ था। मतलब इतना हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इतना बच्चे पढ़ के आए हैं। भाई ये सब ऐसा वैल्यू है ना कि कोई चाहकर भी नींद में भी नहीं भूल पाएगा। कुआं में भी चाहेगा तो उठेगा तो उसको याद रहेगा। सच गलत बोल रहे हैं एवरीवन, मैं किसी को डाउन देकर बात नहीं, ये एक्चुअली इतना फेमस वैल्यू है। कौन कौन सा डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 4 या 5 जो वैल्यू मैं बोला उसका साइन और कॉस का वैल्यू भाई कोई नहीं भूल सकता है। एटलीस्ट इतना पे तो ज़रूर काम किया जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि क्लास के बाद मुझसे लिखवा लीजिएगा, ठीक है? या याद है, खुद इस आपको टास्क दे रहा हूँ प्रोजेक्ट, कल तक मुझे साइन 0, 30, 45, 60 ज़्यादा का नहीं और 90 तक का साइन का और कॉस का वैल्यू को रट के आना है। क्या करके आना है? यस। और 12 फार्मूला, उसमें से एक भी एकदम बिल्कुल ऐसे नहीं रहना चाहिए, हाँ सोच रहे हैं सर यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है? तभी ये आगे बढ़ पाएंगे। मेहनत करना पड़ेगा भाई मेरे साथ। चलिए इसका वैल्यू होता है हाफ, कितना होता है? हाफ। ये तो यहाँ से भी देख लेते हैं कि जो इसका वैल्यू रहेगा वही इसका रहेगा, जो इसका रहेगा वही क्या किसका रहेगा, इसका रहेगा, ठीक है? घबराइए नहीं। मतलब 180 जो होगा उसमें मतलब अगर 92 होगा मतलब वो कॉस रहेगा, अगर 90 रहेगा तो मतलब इवन इंटीग्रल रहेगा तो सेम ही रहेगा, और इंटीग्रल तो नहीं लेकिन उसको छोड़ दिए, 12 फार्मूला ही रख लेंगे, बाद में इसको मैथमेटिकल। अब उसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे मेडिकल के बच्चे भी हैं, बिगिनर भी हैं, तो उनको बहुत मैथमेटिक्स में मैं एकदम ईजी से ईजी में जाना चाहता हूँ जिससे कि मेरा काम चल जाए। जहाँ पे टफ रहेगा वहाँ तो टफ से करेंगे, लेकिन अभी इनको लिए सबसे आसान क्या रहेगा? 10 का भी मैंने लिखवाया, नहीं लिखवाया बजा, 10 का रहेगा तो साइन बाई कॉस से काम चला लेंगे, इसलिए कम से कम फार्मूला का कोशिश कर रहे हैं। एक काम करते हैं, यहाँ देखिए 0 डिग्री ये सबके लिए काम है, 30 अगर आता है फिर भी कीजिए। सेवेंटी 75 का निकलेगा तो एक फार्मूला होता है साइन A प्लस B का, पता है आप लोग को? पता है? और 15 का रहेगा तो 15 डिग्री को 45 में 30 लिख सकता है ना। एक साइन A माइनस B का भी फार्मूला होता है, इज इट राइट? 0 इस सबको टास्क दे रहा हूँ, 0, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री। कंपाउंड में इसी का काम रहेगा, सिर्फ यहाँ नहीं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में या इलेक्ट्रिक फील्ड में 150, 180, 225, 300, 315 एंड 360। इन सारे वैल्यू का कॉस भी निकालना है और साइन भी। प्लीज़ वो घर पे वर्क कर लीजिएगा, ठीक है? इन सब का क्या कौन कौन सा वैल्यू? साइन का भी और
कॉस का भी, और इसका और इसका आप दोनों छोड़ दीजिएगा, या करना चाहते हो कर सकते हैं, बट बाकी सब लोग प्लीज़ एक बार निकाल लीजिएगा। तो कल का क्लास मेरा फास्ट, नेक्स्ट फिजिक्स का क्लास फास्ट हो जाएगा, ठीक है? हो पाएगा ना? किस फार्मूला के हेल्प से? जो 12 फार्मूला दिए हैं उसके हेल्प से कर लेंगे, ठीक है? तो आज का क्लास का मेन थीम क्या रहा? अभी अब हम लोग काम नहीं किए, जस्ट एक माहौल बनाए हैं, फार्मूला एक डेवलप किए, a इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, इज इट राइट? और फिर a इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और फिर x इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। फिर थीटा पे फोकस किए, थीटा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, राइट? थीटा की वजह से ही तो आप साइन बता पा रहे थे। तो थीटा कहाँ से लेते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूविंग एंटी क्लॉकवाइज अप टू योर गिवन। इस फार्मूला में जो x इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा है, उसमें थीटा कहाँ से कहाँ तक जाता है? 0 से 360 के बीच में जाता है, करेक्ट? और इसको, और वो फार्मूला यहाँ देखिएगा, x इक्वल टू, जो फार्मूला आप लिखे हैं x इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, तो मन में एक कन्फ्यूजन चल रहा होगा, सर ने तो ये फार्मूला सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर लेकर डिराइव कर दिया है, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये काम करेगा ही नहीं करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो काम करेगा ही नहीं करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये काम करेगा ही नहीं करेगा। तो इस बात के लिए अब दोबारा मुझे सेकंड थर्ड में लेकर प्रूफ करूँगा तो टाइम लग जाएगा। कुछ बातें मेरे ऊपर भी ट्रस्ट कर लीजिए। दिस फार्मूला वैलिड फॉर ऑल क्वाड्रेंट्स, दिस फार्मूला वैलिड फॉर प्रोवाइडेड बी केयरफुल अबाउट थीटा। तो किसके लिए थीटा? थीटा केयरफुल का मतलब क्या है? यहाँ पे है थीटा लेने का तरीका सही रखिएगा। थीटा लेने का ऐसा मत रखिएगा कि इस क्वाड्रेंट में वेक्टर है और जानबूझ के कोई आपको कंफ्यूज करने के लिए जानबूझकर यहाँ पे 60 दिखा दिया। तो x इक्वल टू ए कॉस थीटा मत लिख दीजिएगा, इस शॉर्टकट चलते हैं। तरीका क्या था? इस फार्मूला में ए रहना है। कहीं भी आपका वेक्टर रहेगा, चलना कहाँ से है? पॉजिटिव एक्सिस से। घूमना कैसे है? एंटी क्लॉक। जाना कहाँ तक है? गिवन वेक्टर तक। लिख, एक लाइन, लास्ट लाइन लिख लीजिए। दिस फार्मूला वैलिड फॉर ऑल क्वाड्रेंट्स, दिस फार्मूला वैलिड फॉर all quadrants, this formula valid for all quadrants provided theta taken from positive x-axis and moving anti-clockwise up to your given vector. Okay everyone.